हरियाणा में चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज पर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर ये कि चुनाव के प्रचार में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी आगे नहीं करना चाहती। यही वजह है कि ज्यादातर पोस्टर से खट्टर की तस्वीर गायब हो गई है। हरियाणा चुनाव पर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, प्रचार में खट्टर को आगे नहीं कर रही है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी से बचना चाहती है बीजेपी। तो सूत्र हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए पोस्टर से मनोहर लाल खट्टर गायब हैं। ये देखिए, जो पोस्टर जारी किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन खट्टर इस पोस्टर में नहीं है। ये जो तमाम पोस्टर आप देख रहे हैं, कहीं भी मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, वो नजर नहीं आ रहे। तो एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी बचना चाहती है, सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर खट्टर का चेहरा इन पोस्टर से गायब। तो हरियाणा चुनाव पर बड़ी खबर अभी आपको बता दें और सीधे मैं आपको लिए चलता हूं इसी खबर पर। कुछ और जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद मौजूद हैं। मेघा, क्या मतलब निकाला जाए पोस्टर से अगर खट्टर गायब हैं? जी, ऐसे समझिए कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता हासिल करना चाहती है, लगातार तीसरी बार, और बहुत जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की इस बार भी पिछले 2 बार की तरह वो जीत हासिल कर सके। लेकिन इसमें मनोहर लाल खट्टर जी का प्रेजेंस वो थोड़ा खटक रहा है पार्टी को। क्यों खटक रहा है, पहले आपको ये बताती हूँ। 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी पार्टी को लगता है खट्टर जी के चेहरे पे जो 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उससे उनको नुकसान हो सकता है, ऐसा पार्टी का मानना है। आपको ये भी बात तो सर्वविदित ही है कि भाई खट्टर साहब को हटाया गया था चीफ मिनिस्टर के तौर पर, उनका टर्म भी खत्म नहीं हुआ था। नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री के जैसे लाया गया था। मनोहर लाल खट्टर को हटाने के पीछे 2 बातें थी। पहला तो एंटी इनकम्बेंसी, जैसा मैं कह रही हूँ। दूसरा, बहुत नाराजगी थी पार्टी कार्डर्स में भी। इनफैक्ट आपको मैं ये बता दूं कि प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान हैं हरियाणा के लिए, और पिछले 5 दिन से धर्मेंद्र प्रधान बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर छोटे बड़े जिले में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। काफी नाराजगी बताई जा रही है, तो एक तरफ से मेहनत की जा रही है कि वो नाराजगी को दूर की जाए। मैं आपको थोड़ा और समझाऊं कि नायब सिंह सैनी जी को क्यों चाहती है पार्टी की बिल्कुल उन्हीं का चेहरा आगे रखा जाए। वो एक ओबीसी चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस क्या है वहां पर, जब आप ये समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि स्ट्रैटेजी क्या है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से जो वहां चुनाव जीती है, किसके बलबूते जीती है? उनका नॉन जाट वोट है, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नॉन जाट वोट है, पंजाबी वोटर्स हैं और ओबीसी और दलित हैं। और ये वोट बैंक अभी थोड़ा नाराज चल रहे हैं या थोड़ा छिटक गए हैं, ऐसा समझिए भारतीय जनता पार्टी से। और इस वोट बैंक को वापस रिझाना है, वापस लेकर आना है, इसलिए नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा प्रसाद इस विश्लेषण के लिए आपका। हरियाणा के रण में मनोहर लाल खट्टर लगातार सुर्खियों में हैं और उनमें से एक वजह हाल ही में दिया गया किसानों पर उनका बयान भी है। 2 दिन पहले उन्होंने शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर कहा था कि रास्ता बंद करके जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं है, बल्कि किसान का मुखौटा पहनकर कुछ ऐसे लोग हैं जो सिस्टम खराब करना चाहते हैं। बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। जिस प्रकार का उत्पात वो लोग पिछली बार मचा गए, ऐसा किसान कौन हो सकता जो जाके लाल किले के ऊपर चढ़ जा? ये देश के प्रति अपमान है। इस अपमान को देश सहेगा नहीं। अगली खबर बिहार से, जहां सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी ने बिहार को लेकर किया है बड़ा दावा। बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है बीजेपी, ये आरजेडी ने कहा है। नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी जेडीयू में तकरार है। जेडीयू की हर मांग का बीजेपी विरोध कर रही है, तो आरजेडी की तरफ से ये बातें कही गई हैं।
आरजेडी के प्रवक्ता एवं पार्टी के सीनियर लीडर मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। सर, एनकाउंटर नीति पर जबरदस्त टकरार देखने को मिला बीजेपी और जदयू में। अब विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। ये तो दिख ही रहा है कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। तो जिस तरह से टकराव दिख रहा है, हाथ और गले भले मिल गए हों एनडीए में बीजेपी जेडीयू के, लेकिन आज भी दिल नहीं मिले हैं। और बीजेपी तो ये चाल चल ही रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाने की। अभी आपने देखा कि हर मामले में टकराहट शुरू हो गया है। समीक्षा बैठक हो रही है, लेकिन बीजेपी कोटे के जो विभाग हैं, माननीय मंत्री हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है। और जब बीजेपी कोटे के मंत्रालय का कार्यक्रम होता है, उसमें महामहिम राज्यपाल आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री, जेडीयू के कोई माननीय मंत्री नहीं आते हैं। ये क्या बता रहा है? बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहती है। बीजेपी तो इसी काम में लगी हुई है। इसके पहले भी जब आदरणीय नीतीश कुमार जी आए थे इधर महागठबंधन में, उन्होंने कहा था कि बीजेपी तोड़ना चाहती है हमारी पार्टी को, जेडीयू को। तो अब तो बीजेपी पूरी तरह से, अब तो आदरणीय नड्डा जी भी आ रहे हैं, 28 तारीख को आ रहे हैं, बैठक करेंगे। को आदरणीय नड्डा जी आ रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को चक्रव्यूह में फंसा चुकी है। देखिए, आरजेडी कह रही है कि बीजेपी जेडीयू में सब ठीक नहीं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आरजेडी के शिगुफा छोड़ने से कुछ नहीं होता, हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आरजेडी के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो हर मोर्चे पर विफल हो रही है, लगातार कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ते रहती है, लेकिन उसके बावजूद जनता के ऊपर असर नहीं होता है, हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं होता है। हमारा गठबंधन एकजुट है। जिस प्रकार से हम सफल हुए हैं लोकसभा के चुनाव में बिहार के अंदर में, लाख कोशिशों के बावजूद उनके जो है से इस सफलता को हम बिहार आगे आने वाले बिहार के विधानसभा का चुनाव जो 25 में होना है उसको देखते हैं कि 2025 में 225 सीटों का हमारा लक्ष्य है। विधानसभा में हम एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करने का काम करेंगे। हम उनके लाख प्रयास, लाख कोशिश, लाख शगुफे के बाद हम जो है से अपने गठबंधन को मजबूत रखने का काम करेंगे। देखिए, बिहार में एक बार फिर से योगी मॉडल की मांग उठ रही है। एनकाउंटर नीति के बाद अब लव जिहाद पर कानून की डिमांड। बिहार में भी लव जिहाद पर बने कठोर कानून, ये बीजेपी ने मांग की है। बिहार में लव जिहाद की घटनाओं पर रोक जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बात कही गई। तो योगी सरकार के जो फैसले हैं उससे प्रभावित बिहार के बीजेपी के नेता, और देखिए इसी तर्ज पर उनके ये बयान हर रोज सामने आते हैं। हमारे साथ बिहार बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता और पार्टी के सीनियर लीडर प्रेम रंजन पटेल हैं। सर, यूपी में तो लव जिहाद के खिलाफ कानून पहले से था, क्या बिहार में जरूरत है इसकी? देखिए, जिस प्रकार से लव जिहाद होते हैं, बरगला कर करके लोगों के धर्मांतरण करना और लोगों के प्रेम पास में फंसा कर करके उनके साथ अत्याचार करना, एक तरह से कह सकते हैं। अभी हाल की घटनाएं हैं कि जयपुर में लव जिहाद के कारण जो है से जिस प्रकार से उनकी हत्या कर करके फ्रिज में डालना, वो लव जिहाद का ही कारण है। बिहार में नहीं होती। उत्तर प्रदेश में कानून बना हुआ है, उस कानून को और सख्त किया गया है, उम्र कैद तक की सजा उसमें बरकरार की गई है। बिहार में भी आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कड़े कानून बनने चाहिए ताकि कोई हिमाकत न कर सके लव जिहाद के माध्यम से किसी को धर्मांतरण करना या किसी के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का। आरोप तो ये भी लगता है कि विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं आप लोग इस तरह का बात करके। देखिए, इस प्रकार का जो है से हम लोग जो है से नहीं करते हैं। हम लोगों का सीधा है कि कोई किसी को बरगला कर करके, धर्मांतरण कर कर करके या उसके जो है से साथ अन्याय करता हो, अत्याचार करता हो लव जिहाद के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे जो है इस पर विराम लगना चाहिए और इसके लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। मतलब यूपी की तर्ज पर बिहार में आए कानून? नहीं, मैंने तो कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून बना था, उस कानून को और भी सख्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में इसको रोकने के लिए इस प्रकार के कानून को प्रावधानों में परिवर्तित किया गया है, तो बिहार के अंदर में भी उस प्रकार का कानून बनना चाहिए। बिहार के अंदर भी जो है इस प्रकार की घटनाएं आए दिन घटती है, ये कानून बनने से उस पर विराम लगेगा,
उस पर रोक लगेगा, ऐसे लोगों पर पाबंदियां लगेंगी। और लव जिहाद पर कानून की जो बात हो रही है, इस पर बीजेपी और जेडीयू में तकरार की स्थिति है। दरअसल लव जिहाद पर कानून की मांग पर भड़क गई है जेडीयू। जेडीयू के नेता ने कहा कि गलतफहमी ना पालें कुछ लोग, उत्तर प्रदेश नहीं है बिहार। ये खालिद अनवर का बयान है। बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कानून नहीं बनेगा, ये कहना है जेडीयू का एक नेता का। जेडीयू ऐसा सोच भी नहीं सकती, खालिद अनवर ने यह बात कही है। हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और पार्टी के विधान पार्षद खालिद अनवर साहब हैं। आज मांग उठ रही है कि यूपी की तर्ज पर बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून लाया जाए। अगर कोई ये समझता है कि बिहार उत्तर प्रदेश है तो उसको ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। बिहार नीतीश कुमार का राज है, यहाँ पे जो मोहब्बत का राज कहा जाता है, जिसको भाईचारे का राज कहा जाता है। हम किसी भी अतिवादी सोच को पनपने देने के कायल नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत शौक है अतिवादी चीज़ों को बढ़ाने का तो बढ़ाए हों। हम लोग ऐसी चीज़ों को न प्रमोट कर सकते हैं, न अपनी सरकार में इंडोर्स कर सकते हैं। क्या इन दोनों नेताओं को आपने सुना, मेरे सहयोगी शशांक ने उनसे बातचीत की और शशांक खुद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शशांक, इसका मतलब क्या निकाला जाए? बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता दोनों अलग अलग बात बिल्कुल कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार में साथ हैं। बिल्कुल साथ में है भी और आपस में बन भी नहीं रही है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या बिहार में एनडीए की नाव डगमगा रही है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? 3 दिन में 3 अलग अलग मुद्दों पर जबरदस्त टकरार देखने को मिला। मंगलवार को बीजेपी की तरफ से मांग की गई कि यूपी की तरह बिहार में एनकाउंटर नीति लागू हो। जेडीयू ने विरोध कर दिया। कल जेडीयू ने मांग की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बीजेपी ने इसका विरोध किया। आज बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपी की तरह आप यहाँ पे लव जिहाद के खिलाफ कानून लाइए। जेडीयू विरोध कर रही है। तो टकरार जो है एकदम चरम पर पहुँच गया है। और इसी बीच देखिए, नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और जब नीतीश चुप रहते हैं तो कुछ बड़ा होता है, ये हमेशा देखा गया है। तो बिहार के सियासत पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। बीजेपी और जदयू के नेताओं के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो चुकी है। अब ये कहाँ तक जाता है ये देखना होगा। फिलहाल ये थमता तो नज़र आ नहीं रहा है। टकराहट ज़बरदस्त है और आरजेडी चुटकी ले रही है कि आप आपस में लड़ भी रहे हैं और साथ में भी हैं। और मैं आपको बता दूं, आरजेडी कह रही है कि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसलिए नड्डा भी आ रहे हैं बिहार 28 को बैठक करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी पट्टी में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। लेकिन बिहार में बीजेपी की तरफ से कुछ खुलकर ऐसा कहा नहीं गया कि हमको अपना सीएम बनाना है। चुनाव में अभी 1 साल है। हाँ, बीजेपी तो चाहती है कि उसका सीएम हो, लेकिन फिलहाल तो ये संभव नहीं है। जब अगला चुनाव होगा, क्या नतीजे होंगे वो देखना होगा। लेकिन जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, जनता भी कंफ्यूज है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां नेम प्लेट विवाद पर एक बड़ा अपडेट है। मंत्री विक्रमादित्य को कांग्रेस नेतृत्व की फटकार लगी है। आला कमान ने सीएम सुक्खू को भी नसीहत दी। सूत्र हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने यूपी मॉडल लागू करने पर जो बयान दिया था, इस पर उन्हें फटकार लगी है। विक्रमादित्य के बयान से कांग्रेस नेतृत्व असहज है। राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नाराज बताए जाते हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने बयान में सुधार के निर्देश भी दिए हैं। तो जो बयान दिया गया था मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से, उससे कांग्रेस आलाकमान नाराज है। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उससे असहज है। जो बयान दिया गया था, यूपी वाले मॉडल की जो बात कही गई थी नेम प्लेट विवाद पर, अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी की तरह हिमाचल में भी नेम प्लेट का नियम लागू होने जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के नेता भड़क गए हैं। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कल हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि यूपी की तरह हिमाचल में भी नेम प्लेट की व्यवस्था होगी। इस पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता टीएस सिंहदेव ने सवाल उठा दिए। अब एक बार फिर विक्रमादित्य सिंह का बयान आया। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि हिमाचल के फैसले में यूपी योगी का लेना देना नहीं, हिमाचल सरकार को ही काम करना है। देश में जो घटनाक्रम पिछले कुछ समय में बीता है, उसमें एक शांति प्रिय माहौल बनाना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। और इसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी समय समय पर ये कहा है कि टाउन वेंडिंग कमिटीज़ जो है वो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई जाए, ताकि जहाँ पर भी जो वेंड्स बन रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वेंडिंग जोन्स बनाए जाए,
और जगह जगह पे लोगों को वहाँ पे बसाया जाए। हमने ये भी कहा है कि बाहर के राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए स्वागत है, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और साथ साथ जो हाइजीन के इश्यूज आते हैं, क्योंकि ईटरीज जब चलती हैं तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी जैनेंद्र आपको नजर आ रहे हैं इसी खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। और जैनेंद्र, आपको भी याद होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके का फैसला नेम प्लेट वाला लिया था, तब कांग्रेस के कई नेताओं ने मुखरता के साथ उसका विरोध किया था। और अब उसी तर्ज पर जो हिमाचल प्रदेश में फैसला लिया गया, क्या ये एक बड़ी वजह रही कि विक्रमादित्य सिंह का जो बयान है अब वहां शीर्ष नेतृत्व को असहज कर रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति काफी असहज है और यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, काफी नाराज है, खासतौर पे मंत्री विक्रमादित्य सिंह से। और यही वजह है कि उन्हें फटकार लगाई गई है कांग्रेस लीडरशिप द्वारा, जो सूत्रों ने हमें बताया है। सीएम सुक्खू को भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अपनी तरफ से सफाई में विक्रमादित्य ने और सुक्खू ने ये कहा कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि खाने पीने की जो दुकानें, खासतौर पर सड़क किनारे जो रेहड़ियां होती हैं खाने पीने की, उसमें साफ सफाई का एक बड़ा मुद्दा बन गया था। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप को ये बात नागवार गुजरी कि विक्रमादित्य ने इस फैसले की तुलना यूपी मॉडल से कर दी और कहा कि यूपी की तर्ज पर हम हिमाचल में भी करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस लीडरशिप की फटकार के बाद विक्रमादित्य को यह बात समझ आई और उन्हें स्वीकार की कि उनसे गलती हुई है। यही वजह है कि उन्हें अपने बयान में सुधार के निर्देश दिए गए थे और आज विक्रमादित्य ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये फैसला हिमाचल को लेकर है, इसका यूपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विक्रमादित्य ने ये कहकर कि यूपी की, जैनेंद्र बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा, थोड़ा वक्त कम है। सुक्खू को दूसरी बार हाल के दिनों में फटकार लगी है। इसके पहले मस्जिद विवाद को लेकर भी खबर आई थी कि आलाकमान इस बात से नाराज था कि जिस तरह से उस मसले को उन्होंने टैकल किया था। बिल्कुल, इससे पहले शिमला में मस्जिद विवाद को जिस तरीके से हैंडल किया सुक्खू ने, और अब ये विक्रमादित्य के बयान के बाद दो बार उनकी किरकिरी हो चुकी है। और कांग्रेस के अंदर जो है वो कांग्रेस लीडरशिप पर दबाव बनाया गया, खासतौर पर अल्पसंख्यक नेताओं द्वारा कि हस्तक्षेप करिए और इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है पॉलिटिकली। क्योंकि जिन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी का विरोध करती है देश के तमाम राज्यों में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार उसी मॉडल पर अपनाती हुई और हिमाचल के मंत्री जो है वो लगभग बीजेपी नेताओं जैसा बयान दे रहे हैं। ये ठीक नहीं होगा और कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। यही वजह है कि लगातार 2 बार सीएम सुक्खू को जो है वो हड़काया जा चुका है कांग्रेस लीडरशिप द्वारा बीते 1-1.5 महीने में। जी, अभी एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। यहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है। मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली में खयाला इलाके की घटना है जहां पर नाला रोड पर मुठभेड़। जी हां, मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। चेन स्नैचिंग के आरोपी थे। देखिए किस तरीके से इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया था, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुठभेड़ के बाद इन्हें पकड़ लिया गया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम विकास और रमेश बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन वक्त रहते उन्हें दबोच लिया गया, पकड़ लिया गया। उसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों बदमाशों ने कुछ दिन पहले ही तिलक नगर इलाके में चाकू दिखाकर एक महिला से चेन लूट ली थी, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो पुलिस की इनके साथ मुठभेड़ हुई और उसके बाद ये पकड़े गए। हमारे साथ वरुण जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वरुण, किन हालातों में इन्हें पकड़ा गया? चूंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी और जो हम सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये बेखौफ हो चले थे बदमाश। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें भी हैरान करने वाली है। बेखौफ बदमाश थे। लगातार पश्चिमी दिल्ली और दिल्ली के कई अन्य इलाकों में ये लूट की वारदातों को और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। हथियार की नोक पर अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने तिलक नगर इलाके में भी एक महिला के साथ जो चेन थी वो लूट ली थी। पुलिस लगातार इन बदमाशों की पहचान करने के बाद तलाश कर रही थी। आज सुबह पुलिस को एक इस तरीके की संदिग्ध बाइक दिखने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये खयाला इलाके में पुलिस ने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के दौरान पुलिस ने जब इस बाइक
को रोका तब जो बदमाश थे पहले इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपनी बाइक से इनकी बाइक पर टक्कर मारी और उसके बाद इन बदमाशों को काबू में करने की कोशिश की। तभी इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई। दोनों जो बदमाश हैं इनके पैर में गोली लगी है। एक का नाम विकास और रमेश है। कई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट लूट और स्नैचिंग की जांच के दौरान पाई गई है। तो कहीं ना कहीं बेहद बेखौफ बदमाश थे। बेखौफ होकर चाकू और दूसरे वेपन्स की नोक पर ये लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे और इस पर ही बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस ने हासिल की है और एनकाउंटर के बाद इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण इस जानकारी के लिए। बहुत जरूरी हो चला था कि इन बदमाशों को दबोचा जाए और पुलिस के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी है ये। उधर कुशीनगर नकली नोट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई है। नकली नोट मामले में एनआईए कर सकती है जांच। एक सप्ताह के अंदर पहुंच सकती है एनआईए की टीम। पकड़े गए तस्करों का नेपाल से कनेक्शन मिला है। गिरोह का सरगना औरंगजेब अक्सर जाता था नेपाल। औरंगजेब के नेपाल और जाली नोट के जाल की जांच होगी। नकली नोट रैकेट मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेता का भी नाम सामने आया। 2 ऐसे बड़े नेता जो कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी थे, बड़े पदों पर थे, वो भी पकड़े गए हैं। टेरर लिंक तक की जांच इस मामले में कर रही है एजेंसियां। पकड़े गए तस्करों का नेपाल तक से कनेक्शन मिला, यानी ऐसा लग रहा है जांच एजेंसी को कि ये इंटरनेशनल गिरोह हो सकता है पूरा। औरंगजेब जो इस मामले में पकड़ा गया, जिसकी तस्वीर सामने आई थी अजय लल्लू के साथ, जिसको लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था, उससे भी पूछताछ हो रही है। समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेता भी पकड़े गए हैं। और इस बीच हमारे साथ वीरेश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। वीरेश, आज और क्या पता चल पा रहा है? अब तक की तहकीकात में क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, कल एटीएस की टीम पहुंच गई थी। 2 टीमें एटीएस की वहां जांच कर रही थी और इस मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि नकली नोट मामले में एनआईए कर सकती है जांच, यानी एनआईए इस पूरे मामले को टेकअप कर सकती है, क्योंकि इसमें टेरर एंगल देखने को मिल रहा है। और एबीपी न्यूज ने जो दर्शकों को बताया था, इसमें बहुत सारे रंग हैं जो डी कंपनी के भी हैं और गल्फ कंट्रीज के भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के भी हैं और जो विदेशी फंडिंग है उसके भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग इनके संपर्क में थे और नेपाल कनेक्शन बिहार के होते हुए रास्ता से ये लोग अवैध हथियारों का काम करते थे, ऐसे में एनआईए के और जो दूसरी जांच एजेंसीज हैं उनके कान खड़े हो गए। और जो मैंने एबीपी न्यूज को पहले ही बता दिया था, दर्शकों को बता दिया था कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी सक्रिय हो चुकी हैं और ऐसे में एनआईए इस पूरे मामले को टेकअप कर सकती है। औरंगजेब के नेपाल और जाली नोट के जो संजाल है उसका जांच होगा और इसका जो सरगना है औरंगजेब और फारिक, इन लोगों के जो कनेक्शन पूछताछ में सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इसलिए ये जो कुशीनगर का इलाका है, जो नेपाल के बॉर्डर का इलाका है, अति संवेदनशील इलाके में जो गतिविधियां चल रही थी, वो एक बहुत ही खतरनाक दिशा में जांच आगे बढ़ रही है। इसलिए इसमें टेरर एंगल के साथ साथ डी कंपनी का एंगल है और मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो तमाम विषय हैं वो कठिन है, इसलिए एनआईए इसको टेकअप कर सकती है। ठीक है वीरेश पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। खबर अब मुंबई से है, जहां एक बार फिर से मौत का मैनहोल खुला और एक जिंदगी को लील गया। एक बार सिस्टम की लापरवाही ने जिंदगी की बलि ले ली। मुंबई में बीती रात मूसलाधार बारिश हुई। हर साल की तरह बारिश इस बार भी जब हुई तो मुंबई की सड़कों पर समंदर सा मंजर था। जगह जगह पानी भर गया और उसी पानी के नीचे एक खुला मैनहोल था जो 45 साल की एक महिला की मौत का सबब बन गया। माया नगरी यानी मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, एक ऐसा शहर जो अपनी चकाचौंध के लिए जाना जाता है, लेकिन बारिश होते ही सपनों के इस शहर की बदरंग और भयावह तस्वीरें सामने आने लगती हैं। बारिश में मुंबई पानी पानी हो जाती है। सड़क के ऊपर पानी भर जाता है, उस पानी के नीचे इस तरीके से खुले गटर होते हैं और लापरवाही के चलते कई बार उसमें किसी का पांव अगर फिसल जाए, लोगों की जान कैसे जाती है आपके सामने ये तस्वीर है। आम आदमी को पानी में डूबे इस डेथ ट्रैप की भनक भी नहीं होती और उसका नतीजा ये होता है कि पानी में डूबी सड़कों पर चलने वाले लोग, डूबी सड़कों को पार करने वाले लोग मैनहोल की चपेट में आ जाते हैं। कुछ लोग खुशकिस्मत रहते हैं जो जख्मी होकर बच जाते हैं, लेकिन कईयों की जान चली जाती है। बीती रात अंधेरी में 45 साल की महिला विमल गायकवाड़ की मौत हो गई। वो एक इसी तरीके के मैनहोल में गिरी और करीब 1 घंटे के बाद उन्हें 100 मीटर दूर तीसरे ढक्कन से निकाला जा सका। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे ने माया नगरी मुंबई को चलाने वाले पूरे सिस्टम पर एक बार फिर से संगीन सवाल खड़े किए हैं।
इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मैनहोल में महिला की मौत के मामले में एक बड़ा एक्शन सामने आया है। बीएमसी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। तो 3 दिनों का वक्त दिया गया है। तय सीमा में कहा गया है कि जांच करके आप पूरी जानकारी दें कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या इस पर कोई कार्रवाई भी की जाएगी, क्या जवाबदेही या जिम्मेदारी तय की जाएगी इस मामले में? क्योंकि आपको पता है कि अपने देश में कई बार जांच कमेटी को इस तरह के केस सौंप दिए जाते हैं और नतीजा उसका वही निकलता है, ढाक के 3 पात। क्या इस बार कुछ होगा? जो फाइंडिंग्स होंगी इस जांच की, क्या उसके आधार पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी? 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है जांच कमेटी को, लेकिन रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई होगी, यह सवाल है। और इसी मैनहोल में गिरी वो महिला जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, इसमें फिसल गया उनका पांव। ऊपर चूंकि पानी था, उन्हें पता नहीं चल पाया कि क्या है। सवाल कई हैं कि सड़क पर पानी भरा था तो मैनहोल क्यों खुला हुआ था? किसकी लापरवाही? सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यह है, जिसमें पांव फिसल गया इस महिला का, इसकी मार्किंग क्यों नहीं की गई थी? अगर इस तरीके से ये मौत के गड्ढे वहां खुले हुए हैं, मेट्रो का काम पूरा तो नाले का काम क्यों अधूरा? मेट्रो का काम अगर पूरा कर लिया गया तो इसे ढका क्यों नहीं गया? मेट्रो ने काम नहीं किया तो बीएमसी ने क्या काम किया? क्या बीएमसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? करोड़ों रुपए का टैक्स कलेक्शन जहां होता है, सिस्टम की मौत, कब तक मरेगा इंसान? आप सोच रहे हैं सड़क चलते इस तरीके से कोई जान गंवा बैठे? अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। एबीपी न्यूज ने दिखाया था कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की मदद का भरोसा जो उस वक्त शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दिया था, वो मदद अब मोहन सरकार में नहीं मिल रही है। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आज छात्रों तक मदद की राशि पहुंच गई है। तो अभी की बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर, बच्चों को 3 महीने की मदद एक साथ दी गई है। 15,000 रुपए बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो जो अनाथ हैं बच्चे, उनकी आवाज बना था एबीपी न्यूज। हमने ये खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी। हमने सवाल पूछा था सरकार से कि ऐसा क्यों? सरकार ने जो वादा किया था, जिस स्कीम के तहत इन्हें मदद दी जा रही थी, आखिर वो मदद क्यों रोक दी गई? तो सरकारी अमला हरकत में फौरन आया है। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बच्चों के खाते में 3 महीने के पैसे एक साथ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। दरअसल ये वो बच्चे हैं जो कोरोना काल में जिन्होंने अपनों को गंवा दिया था, कोई उनकी देखरेख के लिए नहीं था, अनाथ हो गए थे। तब उस वक्त की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने फैसला किया था कि इनकी मदद की जाएगी और इनके लिए एक राशि निर्धारित की गई थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इन्हें ये पैसे नहीं दिए जा रहे थे। अब यह फैसला सरकार ने लिया है एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद कि इन बच्चों के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। मेरे साथ नितिन ठाकुर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। भोपाल से मौजूद है नितिन, यह खबर हम लोगों ने कल दिखाई थी दर्शकों को, तब हमने सवाल भी पूछा था सरकार में बैठे लोगों से, नीति निर्माताओं से, उसका असर हुआ, ये पैसा फौरन जारी कर दिया गया है। अखिलेश जी, बताना चाहूँगा 24 घंटे के अंदर सरकार जाग चुकी है, लेकिन एबीपी न्यूज़ की ये जिम्मेदारी थी कि जो मासूम बच्चे हैं जिनके माता पिता कोरोना में शांत हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी थी, उन बच्चों के 6 माह से पैसे नहीं आ रहे थे। लेकिन एबीपी न्यूज़ ने प्रमुखता से खबर दिखाई और सरकार जागी और इन बच्चों को 3 माह की राशि आई है, 15,000 रुपये, यानी कि अभी 6 महीने की जिस तरह की बात की गई थी, मगर 3 माह की राशि डाल दी गई है। और ये वही परिवार है जिनकी हमने खबर दिखाई थी, लसुलिया परिहार गाँव में मौजूद हूँ। ये आलोक है, ये उनके चाचा हैं और ये उनकी बहन है, यानी कि इन्हीं बच्चों से हम सीधे बात करते हैं, ये खुद ही बताएंगे। बेटा, अभी तुम्हारे को पैसे नहीं मिल पा रहे थे, तुम परेशान थे। मैं पहले तो एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुख्यमंत्री जी से भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे 6 महीने से एक भी राशि नहीं डाली गई थी। अब मुख्यमंत्री जी ने मेरी राशि डाल दी, मेरा बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, अब आपकी पढ़ाई के लिए जो पैसे डालती थी सरकार, वो आ गए आपके खाते में? बिल्कुल आ गए, आपकी बहन के खाते में भी आ गए? हाँ। तो और भी इनके चाचा हैं जो बहुत बीमार रहते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, ये भी परेशान थे, इनसे भी अखिलेश जी हम बात करते हैं। सर, आपके जो अकाउंट में आप पैसे दिखा रहे थे, आ गए बच्चों के? जी साहब जी, आ गए। अच्छा, तो बच्चों को पैसे मिल गए ना? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना धन्यवाद हो कि जो हमारी सुनी और बच्चों की सुनी। चलिए नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल।
लेकिन इस खबर का एक बड़ा असर हुआ। एबीपी न्यूज पर जो खबर दिखाई गई, हमारी खबर का असर हुआ और इन गरीबों की हम आवाज बने, जो अनाथ हैं, जिनकी कोई नहीं सुन रहा था। एबीपी न्यूज उनकी आवाज बना और देखिए उसका असर हुआ। सरकार की जो मदद है, जो पैसे निर्धारित थे इनके लिए, वो इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं।